नमस्कार। अभी मॉर्निंग वॉक में दोबारा पसीना आना शुरू हो गया है। अभी 3 दिन पहले 24 मार्च 2026 को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया जो हिंदुस्तान के समाचारों की सुर्खियां नहीं बन पाया और युद्ध के चलते टीवी चैनल की सुर्खियां भी नहीं बन पाया और ये खबर कहीं दब कर रह गई, मगर ये बहुत बड़ी खबर थी। कश्मीर की एक महिला थी, बुर्का नशीन, शर्मीली, लजीली, इस्लाम में ईमान लाने वाली, मर्दों को चेहरा न दिखाने वाली आशिया अंद्राबी। उसने एक संस्था बनाई, दुख्तरान मिल्लत, और ये संस्था बहुत बढ़िया तरीके से गांव-गांव की महिलाओं को ये ट्रेनिंग देती थी कि जब कोई आतंकवादी गांव में घुस जाए, उसकी रक्षा के लिए पत्थर हाथ में लेकर पुरुष तो पीछे रह जाएं और महिला आगे आकर खड़ी हो जाएं और सेना पर पथराव करें, क्योंकि वर्तमान नपुंसक सरकार महिलाओं को कुछ नहीं कहेगी, पैलेट गन नहीं चलाएगी, गोलियां नहीं चलाएगी। इस तरह सेना को रोक दिया जाए और आतंकवादी को भाग निकलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया जाए। कश्मीर के अलगाव की पहली नींव तो उस दिन रख दी गई थी जिस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और पाकिस्तान की सेना ने बाकायदा कबाइलियों के रूप में कश्मीर पर हमला कर दिया और एक बहुत बड़े हिस्से को बलात्कार किया, लूटपाट की, वहाँ के लोगों की संपत्ति में आग लगा दी और बहुत बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया और उसे आज़ाद कश्मीर घोषित कर दिया। किंतु जब सामने वाले के हाथ में तलवार हो और आप बैठकर चरखा चलाते रहें और सफ़ेद कबूतर उड़ाते रहें तो तलवार वाले का समाधान नहीं होगा। नेहरू जी उस मामले को लेकर, शांति के पुजारी नेहरू और गांधी उस मामले को लेकर यूएनओ में चले गए और आज 80 साल तक वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और वो उसे आज़ाद कश्मीर बताते हैं। और हमारे कश्मीर में उस घटना को भूल करके तुम्हारी औरतों को वो उठा कर ले गए थे, बलात्कार हुआ था, संपत्तियां लूट ली थी, आग लगा दी थी, सब कुछ हुआ था। हमारे बचे हुए कश्मीर में आज भी मजहब के आधार पर उनके प्रति आस्था हो गई है। ISIS जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और पाकिस्तान के पक्ष में बात करते हैं और कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। तो पहली नींव का पत्थर उस दिन रख दिया गया था जिस दिन इस मामले को यूएनओ में लगाकर स्थगित कर दिया गया, और दूसरा मील का पत्थर उस वक्त बनाया गया जब कश्मीर में एक ऐसी अजीब सी धारा बना दी गई, पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, पूरे हिंदुस्तान का एक संविधान, एक कानून, एक अदालत, मगर वहाँ एक 370 नाम की एक नई चीज़, जहर का पौधा उगा दिया गया जिसमें कश्मीर के लोगों को अलग अधिकार था, बाहर के लोग वहाँ जाकर बस नहीं सकते थे, जबकि होना ये चाहिए था। उस वक्त सरदार पटेल ने कहा था कि देश में अलग मुस्लिम बस्तियां नहीं बननी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था। दिल्ली में जो लोग पाकिस्तान बनने पर भागकर पाकिस्तान चले गए थे और उनकी बस्तियां खाली हो गई थीं, तो उसी वक्त जोधपुर में, राजस्थान में और अलवर के मेवात में भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन हो गया था, मुसलमानों का, और वो लोग दिल्ली आ गए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो घर मुसलमानों के द्वारा खाली किए गए हैं, जो सराय मुसलमानों के द्वारा खाली की गई हैं, उनमें केवल मुसलमान को ही बसाया जाए। तब सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था कि जहाँ जहाँ मुसलमान, क्योंकि ये सांप्रदायिक समस्या कोई आज की तो है नहीं, ये तो हमेशा से है और जब से है, जब से अंग्रेज आए थे उससे भी पहले से है। हिंदू दबा कुचला भले ही कैसे बैठा रहा हो। तो सरदार पटेल ने कहा था कि कहीं ऐसी बस्तियां ना बनाई जाएं जहां मुसलमानों का घनत्व हो। तो कश्मीर में यही बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई कि होना ये चाहिए था कि उसी वक्त कश्मीर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाती, वहाँ लोगों को, मजदूरों को प्लॉट दिए जाते, वहाँ सेना को प्लॉट दिए जाते, सेना के घर बसाए जाते और किसी भी तरह से आबादी का घनत्व समानांतर किया जाता, तो आज ये स्थिति ना होती कि यदि आज जनमत संग्रह करा लिया जाए, ख़ास तौर पर घाटी में, कश्मीर के क्षेत्र में, तो ज़ीरो वोट भी भारत के पक्ष में नहीं आएगी। पूरा का पूरा कश्मीर इस पक्ष में वोट देगा कि वो आज़ाद होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो ये दूसरा मील का पत्थर उस वक्त रख दिया गया था जब 370 लगा दी गई
और ऐसे उसमें कानून बना दिए गए कि जिन्हें अगर आप आम आदमी तो जानता भी नहीं है, अगर 35A की धाराओं को सुन लिया जाए तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर कश्मीर की लड़की से शादी कर लेगा तो उसे कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी, मगर कश्मीर की कोई लड़की भारत के, शेष भारत के, वो तो भारत ही कहते हैं ना, शेष किसी से शादी कर लेगी तो उसकी कश्मीर की नागरिकता छीन जाएगी। क्या आश्चर्यजनक। और कश्मीर में जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उन्हें किसी बड़े विद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं होगा आज़ाद हिंदुस्तान में, और उन्हें किसी बड़ी नौकरी को हासिल करने का अधिकार नहीं हुआ। चलते चलते स्थितियां बिगड़ती नहीं, मगर फिर तीसरी कील उस ताबूत में उस वक्त लगी जब 1989 में वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह एक फर की टोपी लगाते थे मुसलमानों को ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारा आदमी हूँ। दिल्ली के 45 डिग्री तापमान में भी वो कश्मीर की वो टोपी लगाते थे, जहाँ बर्फ़ भी पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत में वर्तमान तत्कालीन सरकार में वीपी सिंह के सरकार में मंत्री थे। तो उस वक्त उस सरकार के मंत्री की बेटी का अपहरण कर लिया गया और शब्बीर यासीन मलिक नाम के एक आदमी ने इसकी जिम्मेदारी ली कि उसने अपहरण किया है। और आप याद कीजिए कि जिस दिन रूबिया सईद का अपहरण किया गया और जिस दिन उसकी एवज में कुछ आतंकवादियों को छोड़ा गया, उस दिन से कश्मीर दोबारा भयंकर रूप से अशांत होना शुरू हुआ था। कश्मीर में अशांति 1989 में उस वक्त शुरू हुई थी जब वीपी सिंह की सरकार ने कुछ आतंकवादियों को छोड़ दिया था और वीपी सिंह की सरकार के ही एक मंत्री की बेटी का ड्रामेटिक तरीके से अपहरण किया गया और बाद में उसे छोड़ दिया गया। उस दिन से कश्मीर में दोबारा आतंक शुरू हो गया और उसके एक साल बाद 1900 बार मुझसे इसलिए निकलता है कि मेरा बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा 1953 में मैं पैदा हुआ था तो 2000 वीपी सिंह के ज़माने में नहीं, सॉरी 1990 में वीपी सिंह के ज़माने में उन्होंने तय करके वहाँ से देख लिया कि अब सरकार हमारे पक्ष में है और मुल्ला वाली टोपी लगाता है प्रधानमंत्री, तो वहाँ से पंडितों को भगा दिया, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, पंडितों को बीच में से चीर कर दरवाजे पर टांग दिया गया और बाकायदा मस्जिदों से, इबादत गाह जहाँ इबादत करने के लिए जगह बनी है, वहाँ से ऐलान किया गया कि हिंदुओं अपनी बेटियों को यहाँ छोड़ जाओ और कश्मीर छोड़कर भाग जाओ। और सारे कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित तो एक ड्रामेटिक शब्द है, पंडित क्या मतलब, आप उसे वहाँ के हिंदुओं के पलायन को जाति में बांधोगे। कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया गया। थोड़े दिन बाद वीपी सिंह के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, तो और कांग्रेस की सरकार तो हिंदुस्तान की आज़ादी से और कश्मीर के विभाजन से, आज़ाद कश्मीर बनने से और कश्मीर में आतंकवाद पनपने से उनके साथ ही रही थी। तो तब वहाँ कई बड़ी बड़ी आतंकवादी संस्थाओं का डेवलपमेंट हुआ और ये यासीन मलिक, इसने उस ज़माने में सरेआम भारत के सेना के 5 अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया था। बाकायदा उसकी वीडियो उपलब्ध है कि उसने किस तरह से लोगों को गोली से उड़ाया और उसने अपने समूह के साथ हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उनके घरों में आग लगाई और उनको वहाँ से भगाने का काम किया। तब भारत के प्रधानमंत्री सफ़ेद कबूतर उड़ा रहे थे और कश्मीर में शांति की बात कर रहे थे। तो एक ऐसा वर्ग कश्मीर में डेवलप हुआ जो कथित तौर पर शांतिपूर्ण हल की बात करता था, मगर अपने हाथ से सैयद गिलानी अपने हाथ से दीवारों पर हिंदुस्तानियों कश्मीर छोड़कर भाग जाओ, ISIS जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, किंतु सरकार उनके सामने शांति की बीन बजा रही थी। ऐसे अनेक संगठन कश्मीर में डेवलप हो गए थे जो कश्मीर के आतंक का, हिंदुओं को मारकर भगाने का, सेना पर हमला करने का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से
ढूंढने की बात करते थे। उसमें कई महत्वपूर्ण नाम थे। लश्करे सैयद अली गिलानी, मीर वाइज, उमर फारूक, अब्दुल्ला, शब्बीर शाह, ये ऐसे लोग थे, और यासीन मलिक भी। ये ऐसे लोग थे जो सरकार के लगातार संपर्क में रहते थे। सरकार से उन्हें वजीफा मिलता था, सरकार से उन्हें सुरक्षा मिलती थी, सरकार से उन्हें फंड्स दिए जाते थे, सरकार से उन्हें पाकिस्तान जाकर शांति की वार्ता करने के वीज़ा दिए जाते थे कि जाओ और प्लीज़ हमारे मुल्क के लिए पाकिस्तान से शांति मांग कर आओ, शांति की भीख मांग कर आओ। और उनके दरवाजे पर जो सुरक्षा गार्ड खड़े रहते थे भारतीय सेना के, उनको वो गालियां देते थे, उनके ऊपर थूकते थे। मगर उस सुरक्षा में 10 साल में 5 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने खर्च किए। और जब वो लोग दिल्ली शांति का पैगाम लेकर आते थे, तो भारत का प्रधानमंत्री उन्हें शानदार दावत देता था अपने घर में, उनका सम्मान करता था और उनसे पूछता था कि इस बार जब आप पाकिस्तान गए तो भारत के लिए शांति का कौन सा संदेश लेकर आए हो जी? और वो कहते थे कि हम विचार कर रहे हैं, अभी हमारी सहायता और सेवा करते रहो, बाद में हम विचार करेंगे। फिल्म धुरंधर में एक डायलॉग है कि कभी ना कभी तो अच्छी सरकार आएगी, अच्छे दिन आएंगे। जब भारत में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो पहली बार पैलेट गन नाम की एक गन आई, और जो लोग सेना पर पत्थर फेंक रहे थे और जो महिलाएं सेना के खिलाफ आंदोलन चला रही थी, उन पर एक ऐसी गन चलाई गई कि उनका चेहरा दागदार हो गया हमेशा के लिए। और तमाम दुनिया के मानवाधिकारों ने और भारत के मानवाधिकारों ने रहम रहम, भारत की सरकार ऐसा भयानक अत्याचार कर रही है कि जो लोग सैनिकों की हत्या कर रहे थे, बस सैनिकों की हत्या ही तो कर रहे थे, बस उन्होंने हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार ही तो किया था, बस उन्होंने हिंदुओं को मार मार कर भगाया ही तो था। उसके बदले क्या उनके खिलाफ उनके सुंदर चेहरों पर पैलेट गन चला दोगे? जब ऐसी सरकार आई और जब आतंकवादियों को, बुहरानवानी को दौड़ाकर गोलियों से छलनी कर दिया गया, और जब ऐसी सरकार आई कि यासीन मलिक जो सरेआम भारत के सैनिकों का हत्यारा दिल्ली आकर भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था गर्व के साथ, और पाकिस्तान की उसकी बीवी थी और पाकिस्तान में घूमने जाता था और वहाँ से आर्थिक सहायता लेता था और बच्चे विदेश में पढ़ते थे, उसे गिरेबान पकड़कर जेल में बंद कर दिया। चल साले, तेरी जगह ये है। और 24 मार्च 2026 को उस महिला को, जिसने गांव-गांव में टीम बना रखी थी महिलाओं की, उम्र कैद की सज़ा दी गई है कि आशिया अंद्राबी बहुत हो गया। क्या कभी आप कल्पना कर सकते थे कि कश्मीर में 370 ख़त्म कर दी जाए? फारूक अब्दुल्ला और वहाँ की नेता सईद कहती थी कि जिस दिन कश्मीर में 370 को हाथ भी लगाया गया, खून की नदियाँ बह जाएंगी। मगर भारत की सरकार ने उस अलगाववादी धारा को पांव के नीचे कुचल दिया। विचार तो करना पड़ेगा। क्या हम छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी नाराज़गियों पर नरेंद्र मोदी का दिमाग ठिकाने लगाना है? गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे, इस बात पर इस ऐतिहासिक परिवर्तन को बर्बाद हो जाने देंगे? क्या हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा हिंदुस्तान देंगे जब यहाँ भी ये कहा जाए, ये नारे लगे मस्जिदों से कि हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाओ और अपनी लड़कियों को यहाँ छोड़ जाओ? एक शुरुआत हुई है, अगर आज चूक गए तो फिर ये मौका कभी हाथ नहीं आएगा। नमस्कार।